गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बीपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस। प्रकाश के चैप्टर में आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम पढ़े थे। कौन कौन से? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। और पढ़ा था किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक पढ़ा था। इसे स्नेल का नियम भी कहते थे। आज की कक्षा में पढ़ेंगे कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें सभी जो माध्यम हो सकते हैं लगभग उनके अपवर्तनांक लिखे हैं। वायु का अपवर्तनांक 1.003, जल का अपवर्तनांक 1.33, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 और कैरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, संगलित क्वार्टज का अपवर्तनांक 1.46। संगलित क्वार्टज का मतलब लकड़ी का माध्यम हो सकता है। तारपीन का तेल 1.47, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52, कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक 1.53, खनिज नमक का अपवर्तनांक 1.54, कार्बनिक डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.63, सघन फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 और रूबी माणिक जो मोती होती है उसका अपवर्तनांक 1.71। नीलम भी एक मोती होती है, उसका अपवर्तनांक 1.77। हीरा तो आप लोग जानते होंगे, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। इसमें लिखा याद रखें कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम तथा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आप लोगों ने सबसे ऊपर वायु का अपवर्तनांक देखा 1.003 और हीरे का अपवर्तनांक 2.42। इसका मतलब है वायु का सबसे कम अपवर्तनांक और हीरे का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। इनका प्रयोग आपको देखने में मिलेगा, वैसे इनको केवल समझना है इस तरीके से। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। उदाहरण के लिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि ANG। ए का मतलब एयर, एन का मतलब अपवर्तनांक, जी का मतलब ग्लास, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। क्या हो जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इस तरह से प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है? यदि किसी अपवर्तित तथा परावर्तित प्रकाश की किरण की दिशा को उलट दिया जाए, मतलब अपवर्तित को परावर्तित कर दिया जाए और परावर्तित को अपवर्तित कर दिया जाए, तो वह किरण अपने उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। क्या होता है? उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया जाएगा। अभी चित्र में जल से भरा हुआ एक कांच का बर्तन दिखाया गया है। इसमें एक समतल दर्पण MN समायोजित किया गया है। देखते हैं, ये चित्र है। चित्र क्या है? चित्र में जल से भरा हुआ एक कांच का बर्तन दिखाया गया है। इसमें क्या है? एक समतल दर्पण MN है। आप लोग देख पा रहे होंगे समतल दर्पण MN रखा गया है। एक टार्च की सहायता से एक किरण पुंज AB आती है। कौन सी किरण पुंज आती है? AB आती है। माध्यम 1 में, मतलब वायु से आती है। और माध्यम 2 जल के पृष्ठ PQ के, जल का पृष्ठ PQ दिख रहा होगा, बिंदु B पर आपतन कोण I बनाते हुए डालते हैं। जल के पृष्ठ PQ से क्या बनता है? आपतन कोण I बनता है
और वो प्रकाश की किरण आती है। यह किरण पुंज जल में अपवर्तित होकर, यह किरण पुंज क्या होती है, जल में अपवर्तित होकर आपतन कोण आर बनाती है और हुई दिशा BC में चली जाती है। आपतन कोण आर बनाती हुई किस दिशा में चली जाती है, BC दिशा में चली जाती है। अगर इसकी इस प्रकार से थ्योरी लिखने को आए तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपतित किरण AB आ रही है वो अपवर्तन के पश्चात BC कोण R बनाते हुए निकल जाती है। समतल दर्पण MN को किरण BC लंबवत इस प्रकार समायोजित करती है कि किरण BC दर्पण पर लंबवत पड़ती है। इस प्रकार से दर्पण MN को रखा गया है कि जो अपवर्तित किरण है BC वो उस पर लंबवत पड़ती है। कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। ऐसा समायोजन होने के कारण BC परावर्तित होकर अपने मार्ग CB पर लौट जाती है। क्या होता है, BC परावर्तित होकर CB पर लौट जाती है तथा बिंदु B पर माध्यम 1 में अपवर्तित होकर दिशा BA में चली जाती है। इस प्रकार यह किरण अपने ही प्रारंभिक मार्ग पर विपरीत दिशा में वापस चली जाती है। इससे क्या होता है, वह अपने प्रारंभिक मार्ग पर विपरीत दिशा में वापस चली जाती है। इस तरीके से क्या होता है देख लेते हैं। प्रकाश की किरण AB के लिए माध्यम 1 से माध्यम 2 में अपवर्तित होते समय कौन सा कोण था, I आपतन कोण था तथा अपवर्तन कोण क्या था, R था। जैसा कि देख लेते हैं, आपतन कोण क्या है I, अपवर्तन कोण R है। तब एक सेकंड, तब स्नेल का नियम पढ़ा है आप लोगों ने। माध्यम 1 क्या है, वायु के सापेक्ष, माध्यम 2 क्या है, जल के सापेक्ष, यानी कि 1n2 माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम दूसरे का अपवर्तनांक 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R। स्नेल का नियम पढ़ा था, n बराबर साइन I बटे साइन R, और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या होता है, जब किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में अपवर्तित होती है तो आपतन कोण R तथा अपवर्तन कोण I बनता है। फिर क्या होता है, जब विपरीत दिशा में होती है, जब किरण माध्यम 2 से माध्यम 2 से माध्यम 1 में अपवर्तित होती है तो क्या होता है, आपतन कोण R तथा अपवर्तन कोण I हो जाता है। अब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन R बटे साइन I। ये हो जाएगा दूसरा नंबर समीकरण। और अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करा देंगे, यानी कि 1n2 इंटू 2n1 बराबर साइन I बटे साइन R इंटू साइन R बटे साइन I। तो साइन R से साइन R कैंसिल हो जाएगा, साइन I से साइन I कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 आ जाएगा। तो 1n2 बराबर 1/2n1 आ जाएगा। 1n2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2n1। इस तरीके से आप लोगों ने क्या समझा कि जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि 1n2 बराबर 1/2n1। इस तरीके से क्या स्पष्ट हुआ, इससे स्पष्ट है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक यानी कि 1n2 तथा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक यानी कि 2n1 एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे यह सिद्ध हुआ कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। प्रयोग में माध्यम 1 तथा माध्यम 2 क्रमशः वायु तथा जल लिए गए हैं।
आप लोगों को चित्र में दिखाया गया था। वायु से जल में आ रही थी किरण, वायु तथा जल लिए गए हैं ना। और यदि वायु को ए से तथा जल को, वायु को ए का मतलब एयर, जल को डब्लू से यानी कि वाटर से व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा। समीकरण तीन क्या था, एक सेकेंड। समीकरण 3 था 1n2 बराबर 1/2n1, 1n2 बराबर 1/2n1 था। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 का मतलब क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर 1/2n1, यानी कि इसमें इसी तरीके आ जाएगा ANW बराबर 1/WNA। क्या मतलब हुआ, वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक बराबर 1 जल के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक, यानी कि ANW बराबर 1/WNA। इसी प्रकार यदि माध्यम 1 वायु तथा माध्यम 2 कांच हो, माध्यम 1 क्या हो, वायु हो, और माध्यम 2 कांच हो, तो ANG बराबर क्या हो जाएगा, 1/GNA हो जाएगा। ANG बराबर 1/GNA। ANG का मतलब है, A का मतलब एयर, G का मतलब ग्लास, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बराबर 1 कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक। ये कह सकते हैं कि जो माध्यम पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक होता है, वो दूसरे माध्यम के दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपूर्णांक का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पर G किसको व्यक्त करता है, कांच को व्यक्त करता है। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि आज कौन सा फार्मूला प्रूव हुआ, 1n2 बराबर 1/2n1, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर 1/ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक। इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।